हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें हमारा वर्ग 15 को हम अच्छे से पढ़ रहे थे। उसके गुणधर्मों की बात कर रहे थे। लास्ट सेशंस में हमने उसके कुछ गुणधर्मों को पढ़ लिया था। आज के सेशन में कुछ और गुणधर्मों की बात करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने बहुत सारे गुणधर्म इसके देख लिए थे, जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे हम। यहाँ पर कौन सा ग्रुप 15 हमारा चल रहा था। ग्रुप 15 यानी कि आपकी नाइट्रोजन फैमिली की बात की जा रही थी, और नाइट्रोजन फैमिली के हमने बहुत सारे गुणधर्म यहाँ पर देख लिए थे, जिसमें हमने क्या क्या कहा था कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है वह वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी कि जब नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर हम चलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, इंक्रीज होता हुआ दिखता है आपका जो एटॉमिक रेडियस है, यानी कि जो आपकी क्या है, परमाणु की त्रिज्या है। ये तो ये बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। ओके, वहीं पर डेंसिटी की बात की तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर परमाणु का द्रव्यमान भी बढ़ रहा है। मेल्टिंग पॉइंट में हमने देखा था कि आर्सेनिक तक इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि वहां पर वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, या हम क्या कहेंगे, वहां पर परमाणु का द्रव्यमान चूंकि बढ़ रहा है नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, आपका एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ये, देन एटॉमिक मास आपके इंक्रीज हो रहे हैं। वहीं पर फिजिकल स्टेट आपने देख लिए थे, सारे सॉलिड्स थे, नाइट्रोजन को छोड़ करके नाइट्रोजन आपको गैसियस स्टेट में मिलती है। क्लियर है बच्चों? तो इतना हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव की बात यहाँ पर की थी कि आयनन विभव को क्या अफेक्ट होता है जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे। तो आपने देखा था कि चूंकि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर जा रहे हैं नाभिक से, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कि बिस्मथ का जो बाह्यतम कोश होगा वो 6 वाला है। ठीक है, और 6 बहुत दूर होगा न्यूक्लियस से एज कंपेयर टू जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। यहाँ पर सेकेंड और दुई और वो है कक्षाएं हैं, शेल हैं। ठीक है, और जिस प्रकार बिस्मथ में 6 कोश हैं। ठीक है, तो इस कारणवश क्या होता है, जो बिस्मथ का बाह्यतम कोश यानी छठवें शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा दी जाएगी, मतलब उसका आयनन विभव कम होगा। जबकि नाइट्रोजन में 2 ही शेल हैं, तो उसके वो दूसरा शेल जो होगा वो नाभिक के नजदीक होगा। अब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, और न्यूक्लियस के पास होने की वजह से वहां पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, या आप क्या करेंगे, कहेंगे न्यूक्लियस का प्रभाव वहां पर ज्यादा है, जिसको आप प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कहते हैं। क्लियर है? तो इतना हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जब आप जाते हैं तो आयनन विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई देख ली थी हमने। ठीक है, इसके अलावा एक और गुण की बात करते हैं, जो कि आपका है विद्युत ऋणात्मकता, या जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, और परमाणु के आकार के बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। ठीक है, तो लेकिन जब आप भारी तत्वों के बीच देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, तो वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो क्लियर है? हमने क्या कहा, वर्ग में नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने पर परमाणु का आकार
बढ़ता है इस कारणवश विद्युत ऋणात्मकता घटती है। और हालांकि भारी तत्वों में, जो भारी तत्व हैं, यानी भारी तत्व कौन से हो गए आपके, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। भारी तत्वों, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हालांकि भारी तत्वों में ये अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, कौन सा अंतर, विद्युत ऋणात्मकता। क्लियर है, यहाँ पर आप लिख भी लेंगे विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं, और ये इधर इनकी क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एलिमेंट्स क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, 3.0 है, फॉस्फोरस की 2.1 है, आर्सेनिक की 2 है, एंटीमनी की 1.9 और बिस्मथ की भी 1.9। क्लियर है, तो आपको दिख रहा है इन तीनों में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा है आपके विद्युत ऋणात्मकता के बीच। ओके, क्लियर है। तो ये आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई विद्युत ऋणात्मकता, जो कहती है कि अगर हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर चलेंगे तो क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, धीरे धीरे घटती है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट गुणधर्म की बात करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है आपका, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है आपका अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, तो बच्चे समझिए अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। ठीक है, दो एलिमेंट्स ले लीजिए नाइट्रोजन फैमिली के, एक आपका है फॉस्फोरस और दूसरा है आपका बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन में तो चूंकि आपके दो ही शेल पाए जाते हैं, ठीक है, एक आपका 1 वाला होता है, एक सेकेंड दूसरा वाला होता है। ठीक है, 1 में आपकी सिर्फ 1s ऑर्बिटल होती है और 2 में आपकी 2s और 2p ऑर्बिटल होती है। क्लियर है। फॉस्फोरस की बात करते हैं, फॉस्फोरस में 3 शेल पाई जाती हैं और 3 शेल में, पहली शेल में कौन कौन सी ऑर्बिटल आएंगी आपकी, 1s, दूसरी में 1s 2p और 2s और 2p दूसरी में, और तीसरी में आएंगी 3s 3p और 3d, 3 ऑर्बिटल। क्लियर है, 3 सबशेल्स और उन 3 सबशेल के अपने अपने ऑर्बिटल होंगे। क्लियर है, तो पहले फॉस्फोरस लेते हैं। फॉस्फोरस जिसका परमाणु का क्रमांक कितना होता है, 15 होता है, आपको पता है 15 परमाणु का क्रमांक है। इन 15 इलेक्ट्रॉनों को भरना है हमने, किस प्रकार भरेंगे, तो सबसे पहले भरी जाती है 1s की ऑर्बिटल, तो सबसे आ गया 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, then 2s2, then 2p6, okay, then 3s2, then 3p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, अब इनके लिए आप ऑर्बिटल्स बना लीजिए। ओके, 1s की ऑर्बिटल, ये 1s की ऑर्बिटल है,
ये आपकी 2s की ऑर्बिटल है। देन 2p की ऑर्बिटल, 2p में कितने आती हैं, 3 ऑर्बिटल आती हैं। 3s में फिर एक ऑर्बिटल, और 3p3 में आपकी फिर से 3 ऑर्बिटल। ओके, और 3 में तीसरी ही शेल में आपकी क्या होती है, 3d भी होती है। ठीक है, तो उस 3d में कितनी ऑर्बिटल आती है, 5 आती है। क्लियर है? चलिए लिख लेते हैं। ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 3s है, ये 3p है, और ये क्या है, 3d। ओके, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग क्या कहती है, जो आपने पहले 11th क्लास में रूल्स पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए, वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और आपको पता है जब भी रूल्स क्या कहता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करते हैं तो तभी युग्मन शुरू होता है जबकि सारे आपके ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएं, यानी कि सब ऑर्बिटल में, यहाँ 3 ऑर्बिटल है p की, 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, 3px, 3py, 3pz। जब तक तीनों में एक एक ऑर्बिटल नहीं पाया जाएगा तब तक आप पेयरिंग शुरू नहीं करते। तो सब में क्या आ जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि यदि अगर आपका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और या फुल फिल्ड ऑर्बिटल है तो दोनों ही आपके स्टेबल कंपाउंड या स्टेबल एटम बनाते हैं। क्या कहा मैंने, अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तीनों ही ऑर्बिटल कैसी हैं, हाफ फिल्ड है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन तो है ही तीनों में, p वाली की बात कर रहे हैं, 3p की। ठीक है, या फुल्ली फिल्ड है, अगर तीनों में आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी टोटल 3p में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो दोनों ही केस में आपका क्या होता है, जो एटम होता है वो स्टेबिलिटी दिखाता है, स्थायित्व दिखाता है। ओके, क्लियर है? अब क्या होता है, इनमें रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सब में, तो क्या होता है, रिपल्सन देखने को मिलता है। रिपल्सन क्या कहता है कि जो 2s और 2p की ऑर्बिटल हैं वो किसको रिपेल करेंगी, 3s की ऑर्बिटल को करेंगी। ठीक है, जो ये 2s और 2p की ऑर्बिटल हैं, 2s और 2p की ऑर्बिटल, ये किसको रिपेल करेंगी, इसको, 3s को रिपेल करेंगी। 3s को रिपेल करने का मतलब है कि 3s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, 3s और 3p पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अब क्या हो जाएगा, रिपल्सन के कारण, चूंकि यहां से रिपल्सन उनको फील होगा, कहां से, 2s से और 2p से, 3s के इलेक्ट्रॉन को, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड होकर के या जंप होकर के कहां चला जाएगा, कहां दिख रही है खाली शेल, डी में, यहां दिख रही है, तो यहां आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। और अब क्या होगा, ये जो 3s का ये वाली ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 में से एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। क्लियर है? और यहाँ डी में भी आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए तैयार है। क्लियर है? तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बॉन्डिंग के लिए, जिनको पेयरिंग करनी है, एक ये हो गया 3s का, 3 आपके 3p के हो गए, एक 3d का हो गया, तो टोटल हो गए 5, यानी कि 5 जगह अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये किस केस में हुआ, फास्फोरस के केस में। ओके, फास्फोरस में क्या होता है, 1s और 2s, 2p, 3s, 3p, ये ऑर्बिटल्स पाई जाती हैं। 2s और 2p के रिपल्सन के कारण 3s का ऑर्बिटल जो होता है वो जंप करके d तक जा सकता है, ये हम कहते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है आपके पास, हमने कहा बिस्मथ हो सकता है। ठीक है, अब बिस्मथ का केस देखिए, बिस्मथ की हम लास्ट की ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो लास्ट की कौन कौन सी ऑर्बिटल है, 5s है, 5s2, 5p, 6, देन 5s, 5p के बाद क्या आता है, 4d, 4d, 4f,
ओके क्या आता है 4f आता है 4f और 4f के बाद क्या आएगा आपका 5d और 5d के बाद क्या आएगा 6s और 6p। क्लियर है। बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है 5p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे 4f में आपके 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे वहीं 5d में कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 6s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 6p में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कौन सी ऑर्बिटल आपकी 6s2 और 6p3। ठीक है एक तो 5s की ऑर्बिटल हो गई एक हो गई 6p की ऑर्बिटल देन उसके बाद कौन सी आएगी आपकी 6s2 की ऑर्बिटल एक और एक आएगी 6p3 की ऑर्बिटल। ठीक है इनको देख लीजिए। बीच की ऑर्बिटल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो फुल्ली फिल्ड है और रिपल्सन हमें s और p के बीच में देखना है। क्लियर है। फाइव s2 2 इलेक्ट्रॉन ओके 5p6 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है यहाँ पर ये वाली ऑर्बिटल कौन सी है आपकी 6s की तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये है 6p की इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है तीन इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा ये 5s का ऑर्बिटल और 5p का ऑर्बिटल इस 6s को क्या करेंगे रिपल्सन देंगे लेकिन हमें पता है रिपल्सन यहाँ पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों क्योंकि इनके बीच में ये ऑर्बिटल भी पाई जा रही हैं और ये इनका रिपल्सन सबसे कम होता है 4f और f और d का f और d ऑर्बिटल सबसे कम रिपल्सन शो करती हैं इस वजह से क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जा रही है 4f की ऑर्बिटल भी पाई जा रही है जिसमें कि 14 इलेक्ट्रॉन है और 5d की ऑर्बिटल भी पाई जा रही है किनके बीच इनके बीच। ठीक है या हम क्या कहेंगे 6s और 6p पर। ठीक है किसका रिपल्सन लग रहा है 4f और 5d का रिपल्सन लग रहा है जिस वजह से अब ये जो 6s का इलेक्ट्रॉन है कौन सा इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी को तो हम जंप करा करके यहाँ d में भेजेंगे एक d की ऑर्बिटल होगी यहाँ। ठीक है 6d की तो यहाँ से जंप करके यहाँ भेजना है लेकिन इधर से रिपल्सन मिल ही नहीं रहा है इधर से रिपल्सन आ ही नहीं रहा है रिपेल ही नहीं कर रहे हैं। तो जब रिपल्सन का फोर्स कम हो जाएगा तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां नहीं हो पाएगा 6s का इलेक्ट्रॉन 6d में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है वैलेंस शेल को जो रिपल्सन है 4f वो 5d करेंगे जो कि सबसे कम रिपल्सन दिखाते हैं कौन आपका f और d। ठीक है s और p ज्यादा रिपल्शन दिखाते हैं f और d रिपल्शन कम दिखाते हैं। ठीक है तो f और d के कारण जो रिपल्शन हो रहा है उसकी मात्रा कम होगी और उसके कारण क्या होगा s6s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है तो अभी बॉन्डिंग के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके 3 ही आएंगे जो 6p के। ठीक है 1 2 3 जो कि कैसे हैं अनपेयर्ड है। क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे फिर आपको मैं अच्छे से इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाती हूँ। पहले ये समझ लीजिए तो क्या समझ में आया कि चूंकि p में आपकी शेल्स कम है और s और p के कारण रिपल्शन लग रहा है 2s और 2p के कारण किसमें 3s पर रिपल्शन लग रहा है जिसकी मात्रा ज्यादा है उसके कारण s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो रहा है। वहीं पर जब हम बिस्मथ की बात करते हैं तो उसमें 6s में जो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो अनपेयर्ड नहीं हो पा रहा है। क्यों क्योंकि उस पर रिपल्शन d और f के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं जहां पर कि हम जानते हैं d और f के कारण जो रिपल्शन होता है वैलेंस शेल में वो सबसे कम उसकी मात्रा होती है इसीलिए 6s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पा रहा है। क्लियर है। चलिए होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। नोट करेंगे इसे जल्दी। चलिए अक्रिय युग्म प्रभाव की बात हम लोग कर रहे थे द टेंडेंसी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो यही हम देख रहे थे इस s के इलेक्ट्रॉन को जो कि पेयर्ड था इसको अनपेयर्ड करने के लिए
ठीक है। अनपेयर्ड करने के लिए रिपल्शन की आवश्यकता थी, और जैसे जैसे वर्ग में हम फास्फोरस से बिस्मथ की तरफ गए तो हमें क्या दिखा कि बिस्मथ तक जाते जाते वो s का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हो पा रहा है, यानी वो बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है। ठीक है, यही यहाँ पर बोल रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है और बीच में और शेल्स और ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जिनके कारण से s बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। विदिन अ ग्रुप द हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम लेस स्टेबल। क्या कह रहे हैं कि ग्रुप में जितना ज्यादा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ही वो क्या हो रहा है, लेस स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि किसकी तुलना में, कम ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जैसे जैसे एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे। दिस ट्रेंड इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को क्या कहा जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर द इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ टू एडिशनल बॉन्ड्स। क्या कहा जा रहा है, इन अदर वर्ड द एनर्जी रिक्वायर्ड, जितनी ऊर्जा चाहिए किसके लिए, अनपेयर्ड द इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं एक ऑर्बिटल में, उनको सिंगल करने के लिए यानी अनपेयर करने के लिए वो ज्यादा चाहिए, मोर देन एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ज्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है, इन द फॉर्मेशन ऑफ टू एडिशनल बॉन्ड, जहां दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो जल्दी से ऐसे नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +3 +5 एंड -3। किसके, ग्रुप 15 के। ग्रुप 15 की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, मुख्य रूप से आपकी +3 +5 और -3 होती है। ठीक है, तो लिखिए ऑक्सीकरण अवस्था, एक और प्रॉपर्टी है जिसको आप रासायनिक गुणों के रूप में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, ग्रुप 15 का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है कि NS2 और NP3, यानी S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और P में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चे। ठीक है, ये वैलेंस शेल हो गई, क्लियर है। अब क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था, इसमें अगर स्टेबिलिटी की ओर हमको ले जाना है एटम को, तो वैलेंस शेल में या तो फुली फिल्ड कर दो उसको, ठीक है, या फिर उससे सारे निकाल दो, यही हो सकता है। अब यहाँ हाफ फिल्ड कौन कौन से हैं, जो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड कौन कौन से हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं आपके किसके, इस p ऑर्बिटल के। तो या तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ले आइए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन आप लाते हैं तो क्या हो जाएगी आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ठीक है, और या आप क्या कर सकते हैं, इस शेल से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो सारे इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकाल देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है शेल में, 3 तो p की ऑर्बिटल में है, यहाँ 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल कितने हो गए 5, तो यानी 5 के 5 निकाल देंगे। तो जब यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी। ठीक है, तो आप बता दीजिए +5 से लेकर -3 तक कितनी स्टेट्स, कितने स्टेट्स बन सकती हैं, संख्या रेखा पढ़िए, +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। क्लियर है, इतनी सारी संख्याएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, और हमने क्या कहा, इनमें से, ठीक है, इतनी स्टेट आ रही हैं, इनमें से जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी कॉमन स्टेट वो क्या क्या है, एक वो +5 की है,
ठीक है, +3 की है और -3 की है। क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जब आप देखते हैं, जैसे हमने नाइट्रोजन की बात की तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी शेल में कितने, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो या तो आप क्या करिए, इन 5 इलेक्ट्रॉन को इस शेल से निकाल दीजिए, तब इसको किसकी तरह, अक्रिय गैस की तरह विन्यास मिल जाएगा। तो 5 निकाल लेंगे तो +5 आ जाएगी स्टेट। ठीक है, 3 ले लीजिए तो 3 लेने पर क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। और आप क्या कर सकते हैं, और आप ये वाले 3 P के 3 निकाल सकते हैं खाली, तो उस केस में भी आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो इस प्रकार से क्या होता है, 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 15 को हम पढ़ रहे हैं, बार बार बताया जा रहा है, नाइट्रोजन फैमिली के तत्वों को, तो उनमें 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेंगी, +5 +3 एंड -3। ओके, ऐसे ही जब आप धीरे धीरे ग्रुप में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो -3 ऑक्सीडेशन अवस्था है उसको की दिखने की जो प्रवृत्ति होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, आकार तथा धातु के लक्षणों में वृद्धि हो रही है। ओके, तो धातु का गुण क्या होता है, धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, और इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद खुद पर पॉजिटिव चार्ज धारण करना। तो यानी निगेटिव वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी प्रवृत्ति घटती जाएगी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर। यानी हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ चल रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, अधातु से धातु की तरफ को बढ़ रहे हैं, तो धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। धात्विक लक्षण बढ़ने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, या आप क्या कहेंगे, वो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की उनमें प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, और वास्तव में क्या होता है, वर्ग का जो अंतिम सदस्य बिस्मथ होता है उसमें जो -3 ऑक्सीडेशन अवस्था होती है वो बहुत कम पाई जाती है, और उसमें आपका एकमात्र ही जो आपका यौगिक है BiF5 वही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके, तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट समझा अच्छे से कि क्या होता है, और दूसरा हमने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो +5 +3 और -3 तीन तरह की जो ज्यादा स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं पर हमने आगे कुछ और तत्वों के जो हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट को समझा है। ठीक है, आने वाले सेशन में और अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ेंगे, तब तक आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करते रहना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग उसको पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।